नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार बंद के ऐलान से मोदी सरकार की बढ़ती चिंताओं की, ईरान के राष्ट्रपति का अमेरिका और इजराइल पर बड़े आरोपों की। देखेंगे चुनाव आयोग की ताकत पर 3 पूर्व सीजेआई ने क्यों उठाए सवाल, खरगे ने क्यों कहा नड्डा को मंत्री पद से बर्खास्त करें पीएम मोदी। जानेंगे रफाल विमान पर हुए बड़े खुलासे को और बुलेटिन के आखिर में बात भारत बंद की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एयर इंडिया हादसे को लेकर बड़ी अपडेट। 26 दिन बाद आई शुरुआती जांच रिपोर्ट, एआईवी ने सरकार को सौंपी। फाइनल रिपोर्ट में लगेंगे 3 महीने। मराठी भाषा विवाद को लेकर ठाणे में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का प्रदर्शन, मंत्री सरनाईक के पहुंचने पर भड़के कार्यकर्ता। प्रदर्शन कर रहे एमएनएस नेता कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। बिहार में आंशिक रूप से सरकारी नौकरी में डोमिसाइल पॉलिसी लागू, अब सिर्फ राज्य की ही महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण। छात्र लंबे वक्त से कर रहे डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की मांग। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 270 अंकों के उछाल के साथ 83,712 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 61 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 25,522 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में मतदाता सूची को सुधारा जा रहा है, लेकिन इस बार सुधार की प्रक्रिया अलग हटकर है। आयोग की तरफ से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR अभियान शुरू किया गया है, जिसमें वोटर को अपने जन्म से जुड़े 11 दस्तावेज में से कोई एक जमा करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आधार, वोटर कार्ड और राशन को शामिल नहीं किया गया है। चुनाव आयोग के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, तो बिहार में बड़ा आंदोलन भी शुरू हो गया है। विपक्ष के 2 सबसे बड़े नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सड़क पर उतर रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन चुनाव आयोग के मतदाता सूची पुनरीक्षण के फैसले को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष की तरफ से बिहार बंद और चक्का जाम का ऐलान किया गया है और इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर पटना में चक्का जाम करेंगे। कांग्रेस और महागठबंधन के नेताओं के साथ वो सड़क पर धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। राहुल गांधी के पटना पहुंचने की खबर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। 9 जुलाई को होने वाले बिहार बंद को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि 9 जुलाई को राहुल गांधी और हम दोनों मिलकर चक्का जाम करेंगे। बिहार में जिस तरह से गरीबों के अधिकार और वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है, हम उनके हक के लिए चक्का जाम करेंगे और ट्रेड यूनियनों का भी पूरा साथ देंगे। इस तरह बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी और राहुल गांधी की जोड़ी पटना की सड़कों पर उतरकर सियासी हुंकार भरेंगे। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन के दूसरे दिग्गज नेता भी इसमें शामिल होंगे। बिहार बंद में महागठबंधन के 6 दल आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और वीआईपी के अलावा पप्पू यादव, आरएलजेपी, एआईएमआईएम का भी समर्थन प्राप्त है। दरअसल चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का आदेश दिया है, जो 25 जून से 25 जुलाई 2025 तक चलना है। इस प्रक्रिया के तहत बिहार के करीब 8 करोड़ मतदाताओं को अपनी नागरिकता और पात्रता साबित करने के लिए पेपर यानी दस्तावेज जमा करने होंगे। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र या 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई सरकारी दस्तावेज सबूत के लिए मांगे गए हैं। इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ 8 सियासी दल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उनकी तरफ से चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। ऐसे में अब सियासी दलों को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव आयोग विपक्ष की बात सुनने को ही तैयार नहीं है। चुनाव आयोग के एक फैसले से पूरे देश में ही बवाल मचा हुआ है। बिहार में तो बंद ही बुला लिया गया है, तो बवाल ईरान के राष्ट्रपति के एक बयान ने भी मचा दिया है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के दावों पर सवाल उठा दिए हैं और ये भी खुलासा किया है कि इजराइल खामेनेई के साथ उन्हें भी मारने की साजिश कर रहा है, हमला भी कर चुका है। तो क्या कहा है ईरान के राष्ट्रपति ने, देखिए रिपोर्ट में। ईरान इजराइल के बीच का तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर हैं, जहां उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई। उनकी इस बैठक को लेकर कयास है कि इजरायल और अमेरिका ईरान पर अगले हमले की रणनीति बना रहे हैं। इस बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इजरायल पर एक और गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि इजरायल ने उनकी जान लेने की कोशिश की। एक अमेरिकी जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू के दौरान पेजेश्कियान ने कहा कि इजरायल ने मेरी जान लेने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। इजरायल ने उस जगह पर बमबारी की कोशिश की जहां हम मीटिंग कर रहे थे।
हालांकि इस हमले में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी और इजराइल सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार है। ईरानी राष्ट्रपति यही नहीं रुके, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र पर भी सवाल खड़े कर दिए। जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए और संयुक्त राष्ट्र मौन रहा, संयुक्त राष्ट्र न्यूक्लियर वॉचडॉग एजेंसी IAEA ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। उस पर पेजेश्कियान भड़क गए और कहा कि ईरान का संयुक्त राष्ट्र की संस्था में विश्वास जरूर कम हुआ। इसके बावजूद IAEA से संबंध तोड़ने के अपने फैसले पर ईरान दोबारा विचार कर सकता है। वहीं जब उनसे अमेरिका से बातचीत दोबारा शुरू करने को लेकर पूछा गया तो ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि हमें वार्ता में फिर से दाखिल होने में कोई परेशानी नजर नहीं आती है, लेकिन हम फिर से अमेरिका पर कैसे भरोसा करेंगे। दरअसल इजराइल ने ईरान पर हमला ऐसे वक्त में बोला था जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता चल रही थी। ऐसे में अमेरिका से ईरान की नाराजगी साफ दिखाई दे रही है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वार्ता की उम्मीद जता रहे हैं। और अब ऐसे में अमेरिका और ईरान में वार्ता होगी या दोबारा युद्ध भड़केगा, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति के खुलासे ने एक बार फिर ट्रंप और नेतन्याहू को सवालों में घेर दिया है, तो सवालों में भारत की सरकार भी घिरी हुई है। मोदी सरकार एक देश एक चुनाव की कोशिश में जुटी हुई है। इसके लिए चुनाव आयोग को असीमित अधिकार भी देने की तैयारी है, लेकिन सरकार के इस फैसले पर 3 पूर्व CJI ने सवाल उठा दिए हैं। तो क्या है सवाल, देखिए रिपोर्ट। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ अक्सर ही अपने बयानों और बेबाक राय के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। अब उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग को दी जाने वाली शक्तियों पर चिंता जताई है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इससे चुनाव आयोग को विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाने या घटाने की शक्ति मिल सकती है। उन परिस्थितियों को परिभाषित किया जाना चाहिए जिनमें आयोग इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। आपको बता दें कि चंद्रचूड़ ने एक देश एक चुनाव पर बनी संसदीय समिति को अपनी लिखित राय सौंपी, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग का भी जिक्र किया। अब CJI का ये बयान छा गया है, जिसकी वजह उनके बयान की टाइमिंग है। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के चलते बवाल मचा हुआ है और चुनाव आयोग बुरी तरह घिरा हुआ है। उस पर एक बार फिर बीजेपी के लिए काम करने के आरोप लग रहे हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच चुका है और 10 जुलाई को मामले में सुनवाई होगी। इन सब के बीच पूर्व CJI का ये बयान आया है और उन्होंने चुनाव आयोग की शक्तियों पर चिंता जाहिर की है। यानी इशारों में उन्होंने बता दिया है कि चुनाव आयोग का रवैया ठीक नहीं है। हालांकि उन्होंने एक देश एक चुनाव का समर्थन करते हुए कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग की शक्तियों पर चिंता जताते हुए सवाल खड़े कर दिए। चुनाव आयोग की शक्तियां सवालों में हैं। क्या आयोग की मनमानी लोकतंत्र पर भारी पड़ेगी? वैसे आरोप तो मोदी सरकार पर भी इसी तरह के लगते रहे हैं। विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाता है और मंत्रियों पर लगे गंभीर आरोपों पर भी सरकार जांच को तैयार नहीं होती है। इस बार तो आरोप बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा पर लगे हैं। कांग्रेस ने PM मोदी से मांग की है कि नड्डा को बर्खास्त किया जाए। तो क्या है पूरा मामला, देखेंगे रिपोर्ट। क्या PM मोदी अब JP नड्डा का इस्तीफा मांगेंगे? दरअसल कांग्रेस ने मेडिकल और फार्मेसी कॉलेजों को मान्यता देने में हुए घोटाले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर बवाल मच गया है। इंदिरा भवन में पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेता डॉक्टर ओनिका मेहरोत्रा ने इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने PM नरेंद्र मोदी की ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली टैगलाइन को लेकर तंज कसते हुए खाऊंगा भी खिलवाऊंगा भी करार दिया। कांग्रेस ने दावा किया कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यानी NMC के तहत 40 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजों को रिश्वत, फर्जी दस्तावेजों और निरीक्षण में हेराफेरी के जरिए मान्यता दी गई। इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, गुजरात के स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट, बिहार के श्यामलाल चंद्रशेखर मेडिकल कॉलेज और मेरठ के NCR इंस्टीट्यूट जैसे संस्थानों पर फर्जीवाड़े के आरोप हैं। इंदौर में अस्थायी डॉक्टरों को स्थायी फैकल्टी दिखाने और क्लोन फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल हुआ। कांग्रेस ने घोटाले का केंद्र NMC के पूर्व सदस्य डॉक्टर जीतूलाल मीणा को बताया, जिनका कथित तौर पर PM मोदी से करीबी रिश्ता है। मेहरोत्रा ने सवाल उठाया कि क्या नड्डा को उनके मंत्रालय में चल रहे करोड़ों के रिश्वतखोरी रैकेट की जानकारी थी? क्या CBI नड्डा का नाम FIR में शामिल करेगी? उन्होंने मांग की कि PM मोदी तत्काल नड्डा का इस्तीफा मांगे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस ने पूछा है कि शीर्ष नेतृत्व की मौन स्वीकृति के बगैर इतना बड़ा घोटाला कैसे मुमकिन है। हालांकि अब तक इस मामले पर बीजेपी की तरफ से कोई सफाई सामने नहीं आई है। अब कांग्रेस के इन आरोपों के बाद बीजेपी JP नड्डा पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। स्वास्थ्य विभाग में हुए भ्रष्टाचार को लेकर JP नड्डा मुश्किल में घिरते दिख रहे हैं, तो मोदी सरकार के दावे भी सवालों में आए हैं, क्योंकि अब फ्रांस की वायुसेना प्रमुख ने चौंकाने वाला खुलासा किया है।
उन्होंने कबूल किया है कि 6-7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान के साथ हुई हवाई जंग में भारत का एक रफाल विमान गिरा था। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुए हवाई संघर्ष ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। पाकिस्तानी वायुसेना के भारत के 3 रफाल समेत 5 लड़ाकू विमान मार गिराने के दावे को भारत ने खारिज किया था, लेकिन अब फ्रांस की वायुसेना प्रमुख जनरल जेरोम बेलांगर के चौंकाने वाले बयान ने न सिर्फ इस मामले को नया मोड़ दे दिया है, बल्कि भारत सरकार पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जनरल बेलांगर ने स्वीकार किया कि भारत ने इस संघर्ष में एक रफाल, एक मिराज 2000 और एक सुखोई 30 MKI खोया है। ये रफाल का पहला युद्धकालीन नुकसान है, जिसे फ्रांस ने 8 देशों को बेचा है। इस खुलासे से रफाल खरीदने वाले देशों में हलचल मच गई है। 7 मई 2025 को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों देशों के बीच हवाई झड़पें तेज हुई थी। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके J-10C जेट्स ने PL-15E मिसाइल से भारतीय विमानों को निशाना बनाया। हालांकि पाकिस्तान ने कोई पुख्ता सबूत नहीं दिए और चीन ने इस दावे को हवा दी। भारत और रफाल निर्माता दसॉल्ट एविएशन ने अब तक नुकसान की पुष्टि नहीं की थी। दसॉल्ट के CEO ने रफाल की क्षति को हाई एल्टीट्यूड टेक्नोलॉजिकल फेलियर बताया, यानी ऊंचाई पर तकनीकी खराबी। उन्होंने कहा कि फ्रांस और दसॉल्ट मिलकर रफाल की तकनीक को और मजबूत करेंगे। यह खुलासा भारत, कतर, मिस्र जैसे रफाल खरीदने वाले देशों के लिए सवाल खड़े करता है। भारत के 36 रफाल विमान अंबाला और हाशिमारा बेस पर तैनात हैं। इस पूरे मामले पर भारत सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है और सरकार का पुराना दावा और इस मुद्दे पर उसकी चुप्पी अब कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। वैसे भारतीय सेना के अधिकारी भी एक बात को कबूल कर चुके हैं कि उनका विमान गिरा था, लेकिन कौन सा, इसका खुलासा अब फ्रांस ने कर दिया है। ऐसे में एक बार फिर मोदी सरकार सवालों में है, तो सवाल दिल्ली सरकार की योजना पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि अब दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले का नाम भी बदला जा सकता है। ये भगवा किला हो सकता है। तो क्या है पूरी खबर, देखेंगे रिपोर्ट में। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है और इस बार सवाल उनके किसी फैसले के चलते नहीं, बल्कि बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा के बयान से उठ रहे हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऐतिहासिक इमारतें और मार्केट भगवा रंग में रंगी जाएंगी, जिसमें लाल किला से लेकर कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, दिल्ली विधानसभा, कनॉट प्लेस, चांदनी चौक भगवा रंग में रंगेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में ये प्रस्ताव लेकर आएंगे। अब उनके इस बयान के बाद से दिल्ली की बीजेपी सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली सरकार योगी मॉडल अपनाने जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर ही रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया, जिसका काफी विरोध भी देखने को मिला। वहीं यूपी में रंग रोगन के भी कई मामले सामने आए। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर भी विवाद देखने को मिला था और अब ठीक उसी तरह बीजेपी विधायक ने ऐतिहासिक इमारतों के भगवा रंग में रंगे जाने की बात कही है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि जब लाल किले का रंग बदला जाएगा तो क्या उसका नाम भी बदला जाएगा। बता दें कि बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इससे पहले उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर भी बड़ा बयान दिया था, जिसकी काफी चर्चा रही और अब उनके इस विवादित बयान ने बवाल मचा दिया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे भारत बंद के ऐलान को। मोदी सरकार की नींद उड़ने वाली है। 9 जुलाई को देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और किसान सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ हड़ताल और भारत बंद करने जा रहे हैं। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यह आंदोलन बैंकिंग, परिवहन, डाक और कोयला खनन जैसे क्षेत्रों को एक दिन के लिए लगभग ठप कर देगा। इतना व्यापक बंद बुलाए जाने को सरकार के लिए बड़ा अलार्म माना जा रहा है। एक बार फिर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देश भर में 9 जुलाई को 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। ये देशव्यापी हड़ताल और भारत बंद सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन है। इसका असर इतना बड़ा हो सकता है कि इससे करोड़ों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। इसी दिन बिहार में विपक्षी महागठबंधन ने भी चक्का जाम का ऐलान किया है, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल होंगे। लेकिन कर्मचारियों की यह हड़ताल राजनीतिक नहीं है और इसका बिहार वाले चक्का जाम से कोई लेना देना नहीं है। कर्मचारियों की इस हड़ताल का नेतृत्व 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस ने किया है, जिसमें AITUC, CITU और HMS जैसी यूनियंस शामिल हैं। हालांकि RSS से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ इससे अलग है। संयुक्त किसान मोर्चा और कृषि श्रमिक यूनियंस ने भी इसका समर्थन किया है, जिससे ग्रामीण भारत में भारी लामबंदी की उम्मीद है। इस हड़ताल से बैंक, डाक, कोयला खनन, परिवहन और निर्माण जैसे क्षेत्र ठप हो सकते हैं। ट्रेड यूनियंस का गुस्सा सरकार की नीतियों पर है। उनका कहना है कि नए लेबर कोड से मजदूरों के अधिकार छीने जा रहे हैं, काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं और निजीकरण को बढ़ावा देकर संविदा नौकरियां थोपी जा रही हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अमरजीत कौर ने कहा
कि 25 करोड़ कर्मचारी और किसान इस विरोध में एकजुट होंगे। दरअसल यूनियंस ने श्रम मंत्री को 17 मांगों का पत्र सौंपा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले भी 2020, 2022 और 2024 में ऐसी हड़तालें हो चुकी हैं। इस हड़ताल को सिर्फ रोष नहीं बल्कि बदलाव की एक मांग के तौर पर देखा जा रहा है। क्या सरकार इस बार मजदूरों की सुनेगी या फिर यह आंदोलन और तेज होगा, ये तो देखना होगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।